Dear students, today I will teach you socio-religious causes means सामाजिक और धार्मिक कारण जो उत्तरदायी थे 57 के विद्रोह में। तो आज हम अध्ययन करेंगे 57 के विद्रोह के कारणों का और सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ का अध्ययन किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्यों से भारत में आई, लेकिन धीरे धीरे कंपनी पॉलिटिकल सत्ता को, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर ली। मीन्स रूलर्स के रूप में कंपनी स्थापित हो गई, एक शासक के रूप में कंपनी स्थापित हो गई। और कंपनी जब शासक के रूप में स्थापित हो जाती है तो कंपनी ने बहुत सारे सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, और उन रिफॉर्म्स के द्वारा भी भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। मीन्स उनके खिलाफ एक जनमानस तैयार हुआ जो इसको नेगेटिव के रूप में ले रहा था। वन बाय वन इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज देयर, फर्स्ट हेडिंग इज देयर, इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। अंग्रेजी सरकार ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, लेकिन इसी उनके अच्छे कार्यों को भी शंका की दृष्टि से देखा गया। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, सती सिस्टम। सती सिस्टम आप जानते होंगे कि यह एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, ट्रेडिशनल बिलीव्स हुआ करता था। इसमें अगर कोई स्त्री है, उसका पति अगर मर जाता है तो उसी की चिता के साथ उस पत्नी को भी उसी के पैर में, चिता में जला दिया जाता था। अगर उसकी इच्छा हो तो, न हो तो नो प्रॉब्लम। तो यह एक तरह से एक अमानवीय प्रथा थी और इसको विलियम बेंटिक ने रोक लगा दिया। ठीक। तो भारतीयों को फील हुआ कि अंग्रेज बिना किसी वजह के हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे जो प्राचीन कालीन जो संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी जो रिफॉर्म किया गया था उसका नाम है विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम के पूर्व भारत में विधवा विवाह की मान्यता नहीं थी। मीन्स अगर कोई लेडी है वो यंग एज में भी विडो हो गई तो उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। ये भी एक अमानवीय प्रथा थी। और एक विडो रिमैरिज एक्ट लाया गया, उसमें यह लीगलाइज्ड किया गया, वैधानिक आधार तैयार किया गया कि कोई भी विडो है वो शादी करना चाहती है तो वो शादी कर सकती है और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। तीसरी जो स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो था ओपनिंग वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। बेसिकली क्या था कि भारत में ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश था। इसका मतलब क्या था कि मकतब एंड मदरसा फॉर मुस्लिम्स। ओके, मतलब मकतब में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी मुस्लिम समाज में, और मुस्लिम समाज को हायर एजुकेशन मदरसों में दिया जाता था। और पाठशालाएं हुआ करती थी हिंदू के लिए, जिसमें संस्कृत के बारे में, वेदा के बारे में अध्ययन किया जाता था। मतलब ट्रेडिशनल ये सिस्टम था एजुकेशन का। और धीरे धीरे क्या हुआ, अर्लियर इन वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में तो गर्ल्स को बहुत सारे राइट्स थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पोजीशन दयनीय होती गई और इस स्त्री शिक्षा का धीरे धीरे पतन हो गया। मतलब गर्ल्स एजुकेशन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। जब ब्रिटिश हुकूमत
सत्ता में आती है तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश किए गए और इसमें गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा देने का काम किया गया और इससे भारतीयों को लगा कि ये हमारे कल्चर में हस्तक्षेप है। एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपके सामने इसको भी मेंशन करना चाह रहा हूँ, एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। इसका मतलब क्या था? कुछ आधुनिक तकनीकी का संचार किया गया भारत में अंग्रेजों के द्वारा। हम यहाँ दो चीज़ों का उदाहरण देना चाह रहे हैं। पहला टेलीग्राफ एंड दूसरा रेलवे। जब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग र्यूमर्स था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब टेलीग्राफ लाइन बिछाई जा रही थी तो पोल्स, आपने देखा होगा कि पोल्स लगे होते थे। अभी 4 साल या 5 साल पहले तक पोल हमने तो देखा है। अब तो धीरे धीरे वो पोल ख़त्म हो गए क्योंकि अब वाईफाई सिस्टम है और 4G 6G 5G का दौर आ रहा है। तो अब तो इनोवेशंस बहुत डेवलप हो चुका है नाउ। तो जब ये टेलीग्राफ के लिए पोल बनाए जा रहे थे तो एक र्यूमर्स था कि ये पोल इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको इसी में लटका के फांसी दे दी जाएगी। क्योंकि यह टेलीग्राफ चारों तरफ बनाए जा रहे थे तो ये र्यूमर्स जो है इतना फैल गया कि सही में भारतीयों को लगने लगा कि यह हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये पोल लगाए जा रहे हैं कि कहीं भी कोई विरोध करेगा तो उसको इसी में फांसी पे लटका दिया जाएगा। दूसरा, जो रेलवे का विकास किया गया, तो पर्टिकुलर रेलवे का विकास या टेलीग्राफ का विकास कभी भी अंग्रेजों ने भारतीयों के हित में नहीं किया था। इनका रेलवे का विकास डलहौजी ने इसलिए किया कि हम रॉ मटेरियल को आसानी से कलेक्ट करें और इसको ब्रिटेन भेजें और ब्रिटिश माल को आसानी से हम भारतीय मार्केट में भेज दें। इससे बहुत सारे मुनाफा अंग्रेजों को मिलेगा और अगर कहीं विद्रोह होता है तो बल्क में, मतलब ज़्यादा संख्या में आर्मी को हम वहाँ आसानी से भेज सकते हैं रेलवे के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। इसी उद्देश्य से रेलवे का भी विकास किया गया था। लेकिन जो भारतीय जनमानस था उसको ये फील हुआ कि रेलवे में जब हम बैठेंगे, मीन्स उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग तो एक ही साथ बैठेंगे, तो भारत में जो जाति विरोधाभास था, मतलब समाज में जो समाज विभाजित था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट में, जो छुआछूत की भावना थी, तो कहीं न कहीं रेलवे ने इस पे कुठाराघात किया। भारतीयों को लगा, उच्च वर्ग के भारतीयों को लगा कि कहीं न कहीं यह जो है अंग्रेज़ों की एक चाल है और अंग्रेज़ हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उस पे कुठाराघात करने के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस किए हैं भारत में। एक और महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे जिसको भारतीयों ने एक नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। इसको लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसका मतलब क्या था? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज किया था। क्या था हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी? अगर कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो अपने पिता के जायदाद से, पिता के संपत्ति से वो वंचित हो जाता था। लेकिन जो 1850 का द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो भी उसको अपने पिता के संपत्ति में उतना ही अधिकार होगा जितना उसका अगला कोई संतान है। मतलब एक मीनिंग क्या कि अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी आपका जो प्रॉपर्टी राइट्स है, आपके पिता की संपत्ति में जो आपका अधिकार है वो अछूट रहेगा, वो बना रहेगा। इससे भारतीयों को लगा
कि ये तो धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे भी जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। और एक थोड़ा सा पॉइंट था, मैं इसको थोड़ा सा छूट गया था, इसको मैं पुनः आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जब वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया तो 1929 में कलकत्ता में एक मदरसा हुआ करता था, उसमें एक इंग्लिश मीडियम क्लास इस्टेब्लिश किया गया। मतलब उसमें कहा गया इस मदरसा में अब इंग्लिश मीडियम मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन चलेगा इसमें। और साथ ही साथ बनारस में क्या किया गया था, बनारस में एक संस्कृत विद्यालय था, उसमें भी एक इंग्लिश क्लासरूम को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब मदरसा में और संस्कृत मतलब एक हिंदू, एक मुस्लिम कॉलेज में और एक हिंदू कॉलेज में एक इंग्लिश मीडियम सेटअप डाला गया, स्कूलिंग डाली गई कि यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा दी जाएगी, ओरिएंटल सिस्टम नहीं, ये वेस्टर्न एजुकेशन दी जाएगी। तो इससे भारतीयों को लगा कि अब तो हमारी सारी सिस्टम को अंग्रेज बर्बाद करना चाह रहे हैं, और इससे भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। और ये सारे कारण थे जो सोशियो रिलीजियस काजेस के अंतर्गत माने जाते हैं, जो 57 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, द एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई वो शिक्षा का प्रसार मीन्स अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से करना प्रारंभ किया। तो भारतीयों को लगा कि ये तो हम मतलब सारे हिंदू धर्म को समाप्त करके सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ये भी एक कारण था जो भारतीयों के मध्य निराशा की भावना को जगाया, और ये सारी नीतियाँ उत्तरदायी थी जो भारतीयों में असंतोष पैदा किया। Thank you dear, and next day I will come with another video. Thank you.